नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी और सबसे बड़े सुधार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस महासंकल्प की बात जो नए भारत की नियति और उसका पूरा भविष्य बदलने जा रहा है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को धरातल पर उतारने का काउंटडाउन अब पूरी तरह शुरू हो चुका है। संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी पूरी ताकत के साथ इस मिशन में जुट गई है कि साल 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ ही पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की इस ऐतिहासिक व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने जो बड़ा खुलासा किया है, उसने देश की विकास विरोधी ताकतों और टुकड़े टुकड़े गैंग के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। जेपीसी के मुताबिक अब तक देशव्यापी चर्चा में शामिल हुए लगभग 99% राष्ट्रभक्त नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने इस ऐतिहासिक कदम का दिल खोलकर समर्थन किया है। बार बार चुनाव के आत्मघाती चक्रव्यूह से देश को आजाद कराने, टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ रुपए बचाने और सुशासन को रफ्तार देने वाले इस महाअभियान की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम इस विशेष बुलेटिन में आपको समझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आपको समझ आएगा क्यों यह सुधार भारत के विश्व गुरु और ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में मोदी सरकार का सबसे बड़ा और निर्णायक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन कोई अचानक लिया गया राजनीतिक फैसला या चुनावी स्टंट नहीं, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र को आर्थिक मजबूत, पारदर्शी, अनुशासित और विकास बनाने का एक अत्यंत दूरदर्शी संकल्प है। जीपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी के नेतृत्व में संसदीय समिति दिन रात पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है ताकि साल 2029 के लोकसभा चुनावों तक इस नई और आधुनिक व्यवस्था को हर हाल में आ जाए। समिति द्वारा देश के कोने कोने से जुटाए गए आंकड़े और जनभावनाएं साफ दर्शाती हैं कि देश की आम जनता अब हर दूसरे महीने होने वाले राजनीतिक ड्रामे, रैलियों और चुनावी शोर शराबे से पूरी तरह ऊब चुकी है। जब देश के 99% प्रबुद्ध नागरिक और संगठन इसके पक्ष में मजबूती से खड़े हैं, तो यह साफ हो जाता है कि यह किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सामूहिक और बुलंद आवाज बन चुका है। इस उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, जिसके तहत गोवा में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों सहित कई राज्यों के कानूनी और प्रशासनिक विशेषज्ञों से बहुत ही विस्तृत सलाह ली गई। गोवा दौरे पर गए जेपीसी के वरिष्ठ सदस्य और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बेहद गंभीर, व्यवहारिक और आंखें खोल देने वाली बात जनता के सामने रखी। उन्होंने साफ किया कि जब बार बार होने वाले विधानसभा और स्थानीय चुनावों से गोवा जैसे बेहद छोटे, शांत और सीमित संसाधन वाले राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर इतना बड़ा वित्तीय बोझ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे विशाल राज्यों और पूरे देश पर इसका कितना खौफनाक और नकारात्मक असर होता होगा। चुनाव केवल राजनीतिक दलों के लिए अपनी रोटियां सेकने का उत्सव हो सकते हैं, लेकिन आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत बड़ा और असहनीय वित्तीय झटका बन गया। जेपीसी का अगला पड़ाव अब उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक राजधानी और देश की सियासत के लिए सबसे बड़े केंद्र लखनऊ में होने जा रहा है। समिति वहां के मुख्यमंत्री, विपक्ष के बड़े नेताओं, तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के आला अधिकारियों के साथ एक मेज पर बैठकर गहन मंथन करने वाली है। केंद्र सरकार का इरादा शुरू से ही बिल्कुल साफ और पारदर्शी रहा है। वे इस राष्ट्रीय महत्व को मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी, हड़बड़ी या तानाशाही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर एक स्टेक होल्डर, विपक्षी दल और क्षेत्रीय भावना
को साथ लेकर एक व्यापक और मजबूत राजनीतिक सहमति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जेपीसी 17 जुलाई को अपनी इस ऐतिहासिक और विस्तृत रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर देश की संसद के पटल पर रखने वाली है। इसके बाद भारत के चुनावी इतिहास की एक नई और स्वर्णिम पटकथा लिखी जाएगी। यहाँ देश की जनता के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का वास्तविक अर्थ क्या है और यह धरातल पर कैसे क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इसका सीधा और सरल मतलब है कि देश में लोकसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम और पंचायत के चुनाव अलग अलग समय पर कराने के बजाय एक ही साझा राष्ट्रीय चुनावी चक्र के तहत बिल्कुल एक साथ कराए जाएं। यानी देश का नागरिक एक ही बार पोलिंग बूथ पर जाएगा और राष्ट्रीय निर्माण से लेकर के अपने राज्य और स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए अपने पसंदीदा प्रतिनिधियों का चुनाव एक साथ एक दिन कर देगा। इससे देश में बार बार लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण रुकने वाले जनहित और विकास के कार्यों को अद्भुत निरंतरता मिलेगी और नीतियां बीच में ठप नहीं होंगी। इस महायोजना को लेकर के विपक्ष और देश को अस्थिर देखने की चाहत रखने वाले कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लगातार यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन राज्यों का कार्यकाल साल 2029 के बाद भी बचा होगा उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या होगा। मोदी सरकार ने इसका बेहद तार्किक, न्यायसंगत और संवेदनशील समाधान पहले ही ढूंढ निकाला है। आवश्यक और कड़े संविधान संशोधन के जरिए उन राज्यों के विधानसभा कार्यकालों को कुछ समय के लिए एक कानूनी रूप से एडजस्ट किया जाएगा या फिर राष्ट्रहित में समय से पहले ही समाप्त करके उन्हें साल 2029 के मुख्य राष्ट्रीय चुनावी चक्र के साथ पूरी तरह से सिंक यानी जोड़ दिया जाएगा। देश के व्यापक आर्थिक हित में और पूरे राष्ट्र को एक समान विकास की गति देने के लिए राज्यों के कार्यकाल में ऐसा मामूली प्रशासनिक बदलाव पूरी तरह संवैधानिक और न्यायसंगत है। ठीक इसी तरह का भ्रम उन राज्यों को लेकर भी फैलाया जा रहा है जिनका कार्यकाल साल 2029 से काफी पहले ही समाप्त हो रहा होगा। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए भी अपनी प्रशासनिक और कानूनी रूपरेखा पूरी तरह तैयार कर दी है। उन राज्यों में लोकतांत्रिक निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए या तो कुछ महीनों के बहुत ही सीमित समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या फिर वहां केवल साल 2029 तक के लिए हुए संक्षिप्त कार्यालय के लिए विशेष चुनाव कराए जा सकते हैं। इस कदम का एकमात्र और पवित्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साल 2029 की पावन समय सीमा आते आते पूरा हिंदुस्तान एक ही कतार में खड़ा हो, पूरे देश का प्रशासनिक ध्यान एक जगह और पूरा देश एक साथ राष्ट्रहित में अपना वोट डाले। अगर हम संवैधानिक और कानूनी चुनौतियों की बात करें तो निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक और युगांतकारी बदलाव को देश में लागू करने के लिए भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 356 में बड़े और कड़े संशोधन करने होंगे। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और साथ ही देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से इसे विधिवत पास कराकर मंजूरी लेनी होगी। मोदी सरकार के पास इस तरह के बड़े और कड़े रिफॉर्म्स को देश हित में लागू करने की मजबूत और फौलादी इच्छा शक्ति मौजूद है। पूर्व में भी जीएसटी, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और अनुच्छेद 370 जैसे नामुमकिन दिखने वाले फैसलों पर सरकार ने अपनी राजनीतिक कुशलता से पूरे देश को एकजुट करके दिखाया है और इस बार भी राष्ट्र हित की ही जीत होगी। एक और महत्वपूर्ण और पेचीदा सवाल जो अक्सर डिबेट्स में उठाया जाता है कि अगर इस नई व्यवस्था के बीच में ही कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी कारणवश गिर जाए तो क्या नियम प्रस्तावित है। इस नए ऐतिहासिक प्रस्ताव के तहत यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि यह ऐसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आती है तो नई सरकार 5 साल के लिए नहीं चुनी जाएगी।
वह सरकार केवल पिछले राष्ट्रीय चक्र के बचे हुए सीमित कार्यकाल के लिए ही काम करेगी ताकि देश का अगला मुख्य साझा चुनावी चक्र किसी भी कीमत पर न बिगड़े। यह प्रावधान राजनीतिक ब्लैकमेलिंग करने वाले, भ्रष्टाचार की बैसाखी पर टिकने वाले और सौदेबाजी की राजनीति करने वाले दलों पर भी एक बहुत बड़ा और कड़ा कानूनी लगाम साबित होगा। राष्ट्रवादी मोदी सरकार इस पूरे मिशन को बेहद सुरक्षित, वैज्ञानिक और चरणबद्ध तरीके से लागू करने का एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता तलाश रही है। जेपीसी से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सीमित टू फेज ट्रांजिशन मॉडल यानी 2 चरणों वाले परिवर्तन मॉडल पर बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही है। यह मॉडल इतना व्यवहारिक और त्रुटिहीन है कि इससे राज्यों में बार बार चुनाव कराने की या विधानसभाओं के कार्यकाल में कोई बहुत बड़ी और अलोकतांत्रिक कटौती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश को अचानक एक ही दिन इस विशाल चुनावी महाकुंभ में झोंकने के बजाय 2 चरणों यानी साल 2029 और साल 2034 में आगे बढ़ाने का विकल्प सबसे बेहतरीन, सुरक्षित और प्रशासनिक रूप से व्यवहारिक माना जा रहा है। इस 2 फेज ट्रांजिशन मॉडल के तहत पहले चरण में साल 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ ही देश के करीब 20 प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ पूरी सुरक्षा और अनुशासन के साथ संपन्न कराए जा सकते हैं। इसके बाद जो राज्य किसी तकनीकी या संवैधानिक कारण से इससे पहले चक्र में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें अगले 5 साल के दौरान प्रशासनिक और कानूनी रूप से पूरी तरह तैयार किया जाएगा और साल 2034 तक पूरे 100% हिंदुस्तान को एक ही साझा राष्ट्रीय चुनावी चक्र के दायरे में ले आया जाएगा। जेपीसी की अवधि को साल 2026 के मानसून सत्र तक पहले ही बढ़ाया जा चुका है, जिसका साफ मतलब है कि कानूनी, ढांचागत और तकनीकी तैयारियों के लिए सरकार के पास पर्याप्त और मुकम्मल समय मौजूद है ताकि कोई कमी न रहे। लॉ कमीशन के पूर्व सदस्य और मोहनलाल यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के प्रतिष्ठित दीन आनंद पालीवाल जैसे देश के प्रख्यात और चोटी के कानूनी विशेषज्ञों का भी स्पष्ट मानना है कि एक देश एक चुनाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए भारतीय संविधान के दायरे के भीतर पर्याप्त विकल्प और कानूनी गुंजाइश पहले से ही मौजूद है। भारत के गौरवशाली इतिहास में पहले भी कई बार विशेष आपातकालीन और असाधारण परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में आवश्यक तब्दीलियां और विस्तार किए गए हैं। इसलिए विपक्ष का यह विलाप और रोना कि यह कदम पूरी तरह से असंवैधानिक या लोकतंत्र के खिलाफ है, पूरी तरह से बेबुनियादी, तथ्यहीन और केवल राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। अगर हम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के पुराने पन्नों को पलटें तो हमें यह देखकर आश्चर्य होगा कि एक देश एक चुनाव कोई नया प्रयोग या आधुनिक विचार नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की मूल और स्थापित चुनावी व्यवस्था रही है। साल 1952 से लेकर के साल 1967 तक यानी देश के पहले 4 आम चुनावों के दौरान लोकसभा और देश के अधिकांश राज्यों के विधानसभा चुनाव हमेशा एक साथ ही पूरे मर्यादा के साथ कराए जाते थे। उस स्वर्णिम दौर में देश का पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा और पूरा सरकारी अमला सिर्फ और सिर्फ विकास, बुनियादी ढांचों के निर्माण और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने पर होता था, न कि हर दूसरे महीने होने वाले खोखले चुनावी प्रचारों, रैलियों और अंतहीन भाषणबाजियों पर। लेकिन साल 1967 के बाद देश का राजनीतिक परिदृश्य निजी स्वार्थों और कमजोरियों की वजह से तेजी से बदलने लगा। कई राज्यों में आया राम गया राम की संस्कृति और जोड़ तोड़ की वजह से मजबूत गठबंधन सरकारें समय से पहले गिरने लगी। साल 1968 और साल 1969 में कोई महत्वपूर्ण राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं और राजनीतिक पतन की हद तो तब हो गई जब साल 1970 में खुद देश की लोकसभा को भी उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग करना पड़ा। इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश का साझा, अनुशासित और सुंदर चुनावी चक्र पूरी तरह से बिखर गया। साल 1971 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव और उसके बाद से राज्यों के चुनाव अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, जिससे देश की तिजोरी पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा। बाद के दशकों में
क्षेत्रीय उदय केंद्र में कमजोर और मजबूत गठबंधन सरकारों की काले दौड़ छोटी छोटी बातों पर लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक स्वार्थ के कारण समय से पहले होने वाले और थोपे गए चुनाव ने इस अंतर को और भी ज्यादा गहरा और विकृत कर दिया। लेकिन देश के विकास की चिंता करने वाले लॉ कमीशन और नीति आयोग जैसे शीर्ष और निष्पक्ष संस्थाएं समय समय पर सरकारों को यह पुरजोर सिफारिश करती रही है कि देश की आर्थिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक के लिए इस चुनावी चक्र को एक करना बेहद अनिवार्य है। राष्ट्रभक्त मोदी सरकार ने इसी विशेषज्ञ सलाह को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पर ऐतिहासिक काम शुरू किया है। इस युगांतकारी महासुधार को अमली जामा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2023 को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और बेहद गंभीर पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने देश विदेश के चोटी के कानूनविदों के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, प्रमुख हितधारकों और सभी राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ बेहद व्यापक और पारदर्शी चर्चा की थी। पूरे 191 दिनों की कड़ी रिसर्च, डेटा विश्लेषण, ऐतिहासिक साक्ष्यों और जमीनी हकीकत को परखने के बाद इस उच्च स्तरीय पैनल ने 14 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी ऐतिहासिक और प्रामाणिक रिपोर्ट सौंपी थी। यह रिपोर्ट इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इस योजना के पीछे कितनी गंभीर राष्ट्रव्यापी और वैधानिक सोच काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की प्रगति, अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार को एक ऐसा नया विंग्स यानी पंख मिलने जाएगा जिसकी कल्पना भी विपक्षी दल नहीं कर सकते। बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण जो सरकार नीतियां, जनहित के बड़े प्रोजेक्ट, सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाने के काम महीने तक लटक रही है, वे बिना किसी राजनीतिक रुकावट को पूरी रफ्तार से पूरे होंगे। देश का अरबों खरबों रुपया जो चुनावी रैलियों, सुरक्षा व्यवस्था के मूवमेंट और प्रशासनिक तामझाम में हर साल पानी की तरह बहाया जाता है, वह सीधे तौर पर बचेगा और उस पैसों का इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुलेट ट्रेन और रक्षा क्षेत्र को अभेद्य बनाने में किया जा सकेगा। यह सुधार नए, सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा और युगांतकारी कदम साबित होने जा रहा है। तो दर्शकों, यह है वन नेशन वन इलेक्शन का वो भव्य, प्रामाणिक और ऐतिहासिक सच जो भारत के लोकतंत्र को एक नई ऊंचाई, एक नई मर्यादा और एक नई आर्थिक शक्ति देने जा रहा है। जेपीसी की 17 जुलाई को आने वाली अंतिम रिपोर्ट और सरकार का यह दूरदर्शी टू फेज ट्रांजिशन मॉडल यह पूरी तरह से साफ कर देता है कि साल 2029 से देश में बार बार के फिजूल खर्ची वाले चुनावी चक्रों और आचार संहिता के बंधनों का हमेशा के लिए अंत होने जा रहा है, जब देश की 99% जनता इस ऐतिहासिक और राष्ट्रहित के सुधार के साथ चट्टान की तरह पूरी कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। तो केवल अपनी संकुचित राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसका विरोध करने वाले दल जनता की अदालत में खुद ब खुद पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएंगे और इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। राष्ट्रहित सर्वोपरि की महान सोच के साथ शुरू हुए इस ऐतिहासिक महाअभियान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर भारतीय तक यह सच पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।